Hello students, welcome to Latin classes. So in today's video, we will study basic accounting terms. So before we get started, we should know what does accountancy subject is all about. So what is accountancy? इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। एक मदर ने अपने सन को एक लिस्ट दी और 500 रुपीज दिए और बोला मार्केट से ये सामान ले आओ। तो सन ने स्कूटी पकड़ी और वो सुपरमार्केट गया और जो उसकी मदर ने लिस्ट दिया था कि ये सामान ले आना, वो सामान वो खरीद के ले आया। अब जब वो घर पहुंचा तो उसकी मदर ने बोला कि बताओ 500 में से कितने रुपए वापस बचे हैं। तो सन ने बताया कि उसने 250 रुपीज की वेजिटेबल्स खरीदी, 100 रुपीज का फ्रूट्स खरीदा एंड 50 रुपीज का उसने अपनी स्कूटी में पेट्रोल भराया। यानी कि 500 में से 400 रुपीज उसने खर्च कर दिए हैं और 100 रुपीज बचे हैं और वो उस सन ने अपनी मदर को दे दिए। तो यहाँ पर ये जो हिसाब सन ने अपनी मदर को दिया, इसी को अकाउंटेंसी बोलते हैं। बस यही चीज हम कंपनी में करेंगे, बट यहाँ पर जितने इजीएस्ट वे में मैंने आपको बता दिया, कंपनी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि कंपनी में बहुत सारे इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटी, बहुत कुछ होता है। नाउ इन दिस सब्जेक्ट we also deal with one word, that is accounting. So what does this word accounting mean? Accounting is a systematic process of identifying, recording, classifying and summarizing business transactions. यानी कि इसका मतलब है जो अकाउंटिंग है वो सिस्टमैटिक तरीके से आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई किसे? बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि जो भी पैसों से रिलेटेड हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रही है उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। क्लासिफाई यानी कि जो एक तरीके की ट्रांजैक्शन है उनको हम एक ग्रुप करेंगे और इस तरीके से हम उसे क्लासिफाई कर देंगे। एंड समराइजिंग यानी कि लास्ट में उसको हम समराइज कर देंगे, इकट्ठा करके उसको हम रिजल्ट निकालेंगे उसका। तो ये सबको करने को ही अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग क्यों चाहिए होता है? क्योंकि ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, एक फाइनेंशियल रिजल्ट निकालता है, स्टेटस निकालता है कोई भी कंपनी फर्म का कि वो कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट के लिए और बहुत सारे जितने भी सब स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो ये एक बेसिक मतलब है अकाउंटिंग का। अब यहाँ से एक और वर्ड इमर्ज हो जाता है जिसका नाम है अकाउंट्स। अब जो भी यहाँ पर ये जो अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन किधर रिकॉर्ड होती है? ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स इज अ प्लेस वेयर ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो अकाउंट्स वो जगह है जहां पर सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। तो आप पूरे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कई सारे अकाउंट्स बनाना सीखेंगे जहां आप अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक मैंने बेसिक ओवरव्यू दिया। आपको अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक को अप्रोच करिए, बस मैं इसको बहुत सिंपल एंड क्लीन तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो पहला बेसिक टर्म है कैपिटल। तो कैपिटल मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे एक कंपनी है, ये कंपनी मान लेते हैं एक शुगर मिल कंपनी है। तो ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए, ये कंपनी शुरू करने के लिए कंपनी को क्या होगा? बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा। तो ये कंपनी की एक बहुत ही मस्ट रिक्वायरमेंट है, इसके बिना कोई भी कंपनी स्टैब्लिश ही नहीं हो सकती पैसे के बिना। तो कोई भी कंपनी को शुरू होने के लिए और बाद में भी उसे बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो शुरू में जो पैसा चाहिए होता है उसी को बोलते हैं कैपिटल। यानी कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसे हम बोलेंगे कैपिटल। अब ये कैपिटल कौन लाता है? सिंपल सी बात है, ये कंपनी के ओनर्स लाते हैं। जो इस कंपनी के ओनर्स हैं, मालिक हैं, वही इस कंपनी के लिए कैपिटल लेके आएंगे। मान लीजिए 10 ओनर है तो वो 10 ओनर कैपिटल लेके आएंगे, तभी जाके ये कंपनी फॉर्म हो सकेगी और बन सकेगी और अपनी आगे की प्रोसीडिंग कर सकेगी। तो इसीलिए कैपिटल ओनर के द्वारा लाए गए पैसे होते हैं। तो लेट्स हैव अ क्विक रीड। A company's capital is the value of the total investment its
owner have made in the business. Now let's move forward to our second term. So second term is asset. So what does the asset means? Now again यहाँ पर एक कंपनी है और ये कंपनी एक शुगर मिल कंपनी है। तो ये जो शुगर मिल की एक फैक्ट्री है, इसके लिए शुगर मिल कंपनी को एक लैंड खरीदना पड़ा और उसमें उसने ये बिल्डिंग बनाई, यानी कि एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी गई शुगर मिल कंपनी के द्वारा। उसके बाद उनने मशीन भी खरीदी, शुगर मिल कंपनी में काम चालू करने के लिए मशीन चाहिए, तो वही जो कैपिटल हमारे पास था, पैसा था, उससे हमने थोड़ी सी लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, कुछ मशीन एंड फर्नीचर खरीद लिया, और शुगर मिल में शुगर बनाई जाती है और शुगर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, शुगर केन और कुछ केमिकल्स वगैरह यूज किए जाते हैं। तो यानी कि ये शुगर मिल कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, मशीन एंड फर्नीचर खरीदा और शुगर केन और केमिकल्स खरीदे। तो यहाँ पर ये जो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन एंड फर्नीचर खरीदा, यही कंपनी की एसेट्स होती है, और ये जो शुगर केन एंड केमिकल्स है, ये कंपनी के गुड्स होते हैं। तो यहाँ पर अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एसेट्स और गुड्स में डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले हम एसेट समझते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? जो भी कंपनी रिसोर्सेस खरीदती है अपने कंपनी में प्रोडक्शन करने के लिए, अपनी कंपनी की प्रोसीडिंग्स करने के लिए, प्रोसेस जो भी हो रही कंपनी में उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी जो भी रिसोर्सेस खरीदती है, उस सब को हम बोलेंगे एसेट्स। तो एसेट्स जो होते हैं यहाँ पर सेल के पर्पस से नहीं खरीदा जाता है। लिखा है मेन मोटिव नॉट फॉर सेल पर्पस। आप शुगर मिल कंपनी में लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं, क्या आप उस सेल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं? नहीं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेल करना नहीं होगा। मशीन एंड फर्नीचर आप किस लिए खरीद रहे हो? क्या सेल करने के लिए खरीद रहे हो? नहीं, वो आप इसलिए खरीद रहे हो ताकि हम प्रोडक्शन कर सके। तो जनरली जो एसेट्स होती हैं वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के जो सेल मोटिव के लिए नहीं होते हैं, वो प्रोडक्शन के लिए होते हैं और कंपनी को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। लेकिन वहीं जो गुड्स होते हैं वो सेल मोटिव के लिए होते हैं, मेन मोटिव फॉर सेल पर्पस। तो यहाँ पर यही डिफरेंस है। गुड्स जो होता है, गुड्स जो खरीदा जाएगा वो बेचने के पर्पस से ही खरीदा जाएगा। शुगर केन हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, हम उसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बेच देंगे। मेन डिफरेंस है एसेट्स एंड गुड्स के बीच में। नाउ लेट्स हैव अ things that are resources owned by a company and which have future economic value that can be measured and can't be expressed in money। तो जो भी कंपनी रिसोर्सेस खरीदती है ताकि उसकी फ्यूचर में जो भी इकोनॉमिक वैल्यू पूरी हो, यानी कि प्रोसीडिंग पूरी हो, वो पैसा कमाते रहे उससे, एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी। एंड कोई भी एसेट है उसको आप मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते, ठीक है? कोई भी एसेट आप ले लो, उसको आप मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकोगे। एसेट्स आर नॉट फॉर सेल पर्पस, ये मैंने बता दिया। एसेट जनरली सेल पर्पस के लिए नहीं होती, मेन मोटिव सेल करना नहीं होता। एसेट इंक्लूड्स कैश, तो कैश तो आपका एसेट में इंक्लूड होगा ही होगा। फिर है इसमें इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी ने अगर कहीं कोई पैसा लगाया है फ्यूचर में उसे बेचने के लिए, तो यहाँ पर इसको भी हम एसेट में ही इंक्लूड करते हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, तो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जब बन जाता है तो वो गोडाउन में चले जाता है प्रोडक्ट, तो वो जो गोडाउन में पड़ा रहता है प्रोडक्ट, उस फिनिश प्रोडक्ट, उसी को इन्वेंट्री बोलते हैं। रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री सिंपली मतलब होता है कि कोई भी चीज को अगर आप स्टोर करके रख रहे हो तो उसे इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इन्वेंट्री भी क्या है? एक एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, आपको मैंने सब बता दिया, इस सब के सब एसेट्स होंगे। अब हम गुड्स में आ जाते हैं। गुड्स भी हमने समझ लिया था, गुड्स सेल पर्पस के लिए होते हैं। द थिंग्स विच आर बॉट एंड सोल्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स, जो खरीदा जाता है और बेचा जाता है। गुड्स आर फॉर सेल पर्पस, गुड्स सेल पर्पस के लिए ही होते हैं। इन अकाउंटिंग व्हेन गुड्स आर परचेज इट इज रिटर्न एज परचेजेस। तो जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो आगे जाके आप देखोगे कि इसकी जो जनरल एंट्री बनती है वो परचेजेस के नाम से बनती है,
और जब भी आप गुड्स सोल्ड करोगे तो आप देखोगे कि जो ट्रांजैक्शन की एंट्री बनती है उसमें हम सेल्स लिखते हैं, लेकिन एसेट को अगर आप परचेज या सेल करोगे तो वहां एसेट का नाम आता है, ना कि सेल और परचेज आता है। ये चीजें बात की बात है, अभी मैं आपको बस इन वर्ड्स का मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं। Now fourth term is liability. Now what does this word liability mean? Again यहाँ पर एक कंपनी है, ये कंपनी के पास पहले से कैपिटल तो था, लेकिन बाद में जाके इसको और पैसों की जरूरत पड़ गई। अब यहाँ पर कंपनी ने ओनर्स से पैसा ना मांग के कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया। तो बैंक से लोन ले लिया, ये एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब होता है कि जब कंपनी को कोई भी पैसा किसी को वापस देना, यानी कि जो पैसा कंपनी का नहीं है वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। यहाँ पर लोन का पैसा कंपनी का नहीं है, कंपनी को ये लोन का पैसा कभी ना कभी बैंक को वापस देना है, तो ये पैसा कंपनी के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर होते हैं जो कंपनी को रॉ मटेरियल बेचते हैं। तो यहाँ पर जो लोग रॉ मटेरियल बेचते हैं, कंपनी ने अगर उनको पेमेंट नहीं दी है, कंपनी कहती है कि हम आपको पेमेंट बाद में देंगे, तो यहाँ पर अगर कंपनी कह देती है कि हम पेमेंट आपको बाद में देंगे, इसका मतलब वो जो पैसा है जो पेमेंट करनी थी वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। लायबिलिटी वो पैसा होता है जो कंपनी को बाद में कभी ना कभी रिटर्न करना है, वो पैसा कंपनी का नहीं होता है, तो यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी बाद में, तो एक लायबिलिटी है। पेमेंट पेबल, पेमेंट पेबल में यहाँ पर आप वेजेस ले सकते हैं। मान लीजिए कोई भी कंपनी में जो लेबर है, अगर उसका पैसा, उसका वेजेस आपने नहीं दे रखी है या किसी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दे रखी है, आपने उससे कहा हम आपको सैलरी अगले साल देंगे, तो इसका मतलब वो जो पैसा आपको देना था वो आपके लिए क्या बन गई है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी हर एक वो चीज होगी जो कंपनी का पैसा नहीं होगा, कंपनी को वो कभी ना कभी पैसा देना है, तो कंपनी का उसमें कोई हक नहीं है, तो उन सबको लायबिलिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, क्या कैपिटल भी लायबिलिटी है? तो यस, कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, कैपिटल भी एक लायबिलिटी है। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं कि कैपिटल कैसे एक लायबिलिटी। तो हाउ कैपिटल इज अ लायबिलिटी, तो यहाँ पर एक जो टर्म यूज होता है, जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसका नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको पता लगाना कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है। तो यहाँ पर याद रखिए दो लोग होते हैं, एक तो हो गई कंपनी और एक हो गए उसके ओनर्स। अब देखिए बाहर वालों की नजर में तो ये कंपनी और ओनर्स एक ही है, बिकॉज ये जो कंपनी फॉर्म करी है ये ओनर्स नहीं करी है, तो बाहर वालों की नजरों में कंपनी और फर्म्स एक ही है। लेकिन अकाउंट्स की नजर में ये दोनों सेपरेट हैं, कंपनी अलग है, ओनर्स अलग हैं। याद रखिए कंपनी और ओनर्स अलग अलग माने जाते हैं, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बाहर वालों की नजरों में ये एक ही होते हैं, लेकिन अकाउंट्स की नजरों में कंपनी अलग है, ओनर्स अलग है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हम कंपनी के अकाउंट्स बनाएंगे तो यहाँ पर अगर हम ये मानेंगे कि कंपनी और ओनर एक ही है, तो ऐसे तो उस अकाउंट्स में ओनर्स के खर्चे भी आ जाएंगे। ओनर्स अगर कार ले रहे हैं तो वो खर्चे भी दिखाने पड़ेंगे, ओनर्स अगर फ्लैट ले रहे हैं तो वो खर्चे भी दिखाने पड़ेंगे। इसीलिए अकाउंट्स के उसमें कंपनी और ओनर्स अलग हैं, कंपनी का प्रॉफिट अलग, ओनर्स का प्रॉफिट अलग। तो यहाँ हर चीज कंपनी और ओनर्स का डिफरेंट होगा। हमें ओनर्स से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, कंपनी से। तो हम जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंट्स रिकॉर्ड करेंगे, हम किसको लेके करेंगे, कंपनी को लेके। हमें ओनर्स को एज्यूम ही नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, कंपनी को। तो अब यहाँ पर समझिए ये जो कंपनी है ये अलग है, ओनर्स अलग है। तो ओनर्स ने जो कैपिटल दिया है कंपनी को, जो पैसा दिया है कंपनी को, ये कंपनी ने एक तरीके से ओनर्स से लोन लिया है। तो ये जो कैपिटल लिया है कंपनी ने ओनर्स से, ये कंपनी को कभी ना कभी वापस करनी पड़ेगी। ये कब वापस करनी पड़ती है? या तो कोई ओनर रिटायर हो रहा होगा, वो कहता है मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, तो कंपनी को उसकी कैपिटल वापस देनी पड़ती है।
या अगर कंपनी बंद हो गई तो कंपनी को उस ओनर को पैसा उसका कैपिटल वापस देना पड़ेगा। यानी कि सिंपल याद रखिए, कैपिटल जो होता है वो कंपनी को कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए कैपिटल भी एक क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है कि वो कंपनी का पैसा नहीं है खुद का, उसे वापस करना है ओनर्स को कभी ना कभी। So let's have a quick read. Liability is in accounting is a company's financial obligation. कंपनी की एक जिम्मेदारी है, like the money a business owes its supplier, wage payable and loans owing. Liability is the money which firm has to return. तो जिन जिन लोगों से पैसा लिया है, ओ किया है, उनको हमें रिटर्न करना पड़ेगा. This is all liability. Now next term is expense. एक्सपेंसेस अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में से हम बोलते हैं खर्चे। तो यहाँ पर एक फर्म है, अब इस फर्म ने जो बिल्डिंग में अपना प्रोडक्शन किया है या बिल्डिंग में अपना ऑफिस खोला है बोलते हैं, तो जो बिल्डिंग में ऑफिस खोला है उसका रेंट देना पड़ता है इस कंपनी। तो ये जो रेंट देना पड़ रहा है ये एक्सपेंस है, कंपनी का खर्चा है। ठीक है, ये ना तो कोई एसेट है ना कोई लायबिलिटी है, ये एक खर्चा है, एक्सपेंस है, क्योंकि ये कंपनी को पैसा देना पड़ेगा किसी को। रिपेयर, रिपेयर यानी कि कंपनी में अगर कोई चीज खराब हो गई तो उसको सही करने में जो पैसा लगेगा वो भी कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एक खर्चा हो जाएगा। देखिए यहाँ इसको लायबिलिटी नहीं बोल सकते, हमें ये किसी का पैसा वापस नहीं देना, ये तो हमारा खर्चे हर साल होते हैं, कुछ ना कुछ हमारा पैसा इसमें खर्च हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी का पैसा देना है इसलिए हम दे रहे हैं ना, ये हमारा खर्चा है जो कि हर साल होगा ही होगा, ये हमारे कंपनी का पैसा जाएगा ही जाएगा इन चीजों। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड यानी कि मान लीजिए कंपनी ने जो लोन लिया था, हमने पीछे पढ़ा था कंपनी ने जो लोन लिया, अब अगर कंपनी ने जो लोन लिया उसमें कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो वही इंटरेस्ट क्या हो जाता है, फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाता है। तो इसको मैं और अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ इंटरेस्ट वाले पार्ट को। यहाँ पर एक फर्म है और एक बैंक है, बैंक ने फर्म को लोन दिया 5 लाख, यानी कि फर्म ने बैंक से लोन लिया 5 लाख, तो ये 5 लाख कंपनी के लिए क्या हो गई, इस फर्म के लिए ये एक लायबिलिटी हो गई। कितने की लायबिलिटी, 5 लाख, बस कंपनी को ये बैंक को 5 लाख वापस करने पड़ेंगे कुछ साल बाद। अब जब ये कंपनी बैंक को ये 5 लाख रिटर्न करेगी तो इस 5 लाख में उसे इंटरेस्ट कितने का देना पड़ेगा, 50,000 का। तो जब भी ये 5 लाख का पैसा वापस करेगी तो लायबिलिटी उस समय कंपनी की कम हो जाएगी। जब लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई, जब वापस कर दोगे लोन तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन इस लायबिलिटी में जो 5 लाख है उसमें जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है इसको हम लायबिलिटी नहीं बोल सकते, ये हमारा एक खर्चा है, एक्सपेंस है। लायबिलिटी वो होता है जो पैसा हमने लिया था हमें वापस करना है, लेकिन इंटरेस्ट तो हम एक्स्ट्रा दे दे रहे हैं जो कि कंपनी के लिए खर्चा है, कंपनी की जेब से पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर याद रखिए 5 लाख लायबिलिटी है लेकिन 50,000 एक एक्सपेंस है। तो इसको मैंने और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एक्सपेंस का एक क्विक रीड कर लेते हैं। An expense is the cost of operations that a company incurs to generate revenue. The popular saying goes it costs money to make money. तो जो भी operations यानी कंपनी में काम करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वही सबको हम एक्सपेंस बोल देते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है लॉस। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर एक्सपेंस और लॉस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ एक तरफ है लॉस और एक तरफ है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस पहले मैं समझाता हूँ। एक फर्म में एक मशीन थी, तो ये जो मशीन थी ये कुछ टाइम बाद फेल हो गई, कुछ खराबी आ गई इसमें। अब इसको सही करने के लिए जो पैसा लगा उसे हम रिपेयर बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर रिपेयर करने में क्या हुआ, मनी स्पेंट हुआ। तो रिपेयर में मनी स्पेंट हुआ, इसका मतलब याद रखिएगा एक्सपेंस जो होता है उसमें कंपनी की जेब से पैसा निकलता है,
यानी कि पैसा खर्च होगा। जैसे इस मशीन को सही करने में 1 लाख रुपए लग गए तो वो 1 लाख रुपीस क्या हो गए, एक्सपेंस हो गए। लेकिन लॉस में भी मान लीजिए ये मशीन थी, लेकिन इस मशीन में आग लग गई। तो यहाँ पर जब इस मशीन में आग लगी तो ये मशीन एकदम खराब हो गई, ये रिपेयर नहीं हो सकती थी। तो यहाँ पर ये मशीन रिपेयर जब नहीं हो सकती तो यहाँ पर ये लॉस हो गई। इसको लॉस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर इसमें हमें कोई पैसा स्पेंड नहीं किया, हमने कोई मनी स्पेंड नहीं किया, क्योंकि ये सही नहीं हो सकती थी, इसको हमने बाहर फेंक दिया। अब जब इसको आपने बाहर फेंक दिया तो क्या कंपनी की जेब से कोई पैसा गया, नहीं। तो यहाँ पर इसको हम लॉस बोलेंगे। मान लीजिए इसमें से कुछ पार्ट रिपेयर हो जाता और उसमें फिर पैसा खर्च होता, तो वो जितना पार्ट रिपेयर होता और उसमें पैसा खर्च होता उसको हम एक्सपेंस ही बोलते। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कई लोग इसे एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते हैं। सबसे मेन डिफरेंस यही है कि लॉस में मनी स्पेंड नहीं होता है, रिपेयर में मनी स्पेंड होता है। आप कई सारे लॉस और एक्सपेंस के एग्जाम्पल देख लीजिएगा, यही मेन डिफरेंस है इनके बीच। तो लॉस में यहाँ लिखा है, लॉस इज एन अनएंटिसिपेटेड डिक्रीज इन अ रिसोर्स और एसेट, यानी कि अचानक से आपके एसेट या रिसोर्सेस कम हो जाएगा, या कुछ आग लग गई या बेकार हो जाएगा। एंड व्हेन टोटल एक्सपेंस इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। तो एक तरीका तो ये मैंने बता दिया कि आपके एसेट कम हो जाएंगे या वो खराब हो गए कि कोई वैल्यू नहीं रही, या फिर वो टोटल एक्सपेंस आपका ज्यादा हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल एक्सपेंस यानी कि आपका जो कुल खर्चा है प्रोडक्ट बनाने में वो ज्यादा होगा और मार्केट में वो प्रोडक्ट कम में बिक रहा होगा तो आपका लॉस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पेंसिल बनाने में मेरे 5 रुपए लगते हैं, लेकिन मार्केट में मैं उसे 3 रुपए में बेच रहा हूँ। तो मेरे बनाने में उसे 5 रुपए लग रहे हैं और बेच 3 में रहा हूँ, तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो लॉस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म इज इनकम। तो इनकम क्या होती है, तो यहाँ पे ये जो फर्म है, ये फर्म की कई जगह से इनकम, इनकम यानी कि हिंदी में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो कमाई, तो इस फर्म की कई जगह से कमाई भी होती है। जैसे कि सेल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब भी ये कंपनी प्रोडक्ट को सेल करेगी तो उससे इस कंपनी को क्या जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव मतलब ऐसा भी होता है कि कभी कभार कंपनी किसी को लोन दे दे। अगर कंपनी ने किसी और थर्ड पर्सन को लोन दे दिया तो उस थर्ड पर्सन को कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या हो जाती है, एक कमाई हो जाती है, तो वो एक इनकम हो जाती है। इनकम बहुत ही सिंपल है कि कहीं से भी कंपनी को पैसा मिले तो कंपनी को फायदा पहुंचाए, जैसे कि सेल ऑफ प्रोडक्ट। तो लेट्स हैव अ क्विक रीड। इनकम इज मनी व्हाट एन इंडिविजुअल और बिजनेस रिसीव्स। तो जो भी एक इंडिविजुअल, यहाँ इंडिविजुअल से मतलब कोई भी पर्सन है, लेकिन हम तो यहाँ अकाउंटिंग कोई बिजनेस को लेके ही करते हैं। तो इंडिविजुअल और बिजनेस रिसीव्स इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग लेबर। प्रोवाइडिंग लेबर तो ये इंडिविजुअल के लिए यूज है, अगर कोई पर्सन कहीं लेबर की तरह काम करता है तो उसको जो भी पैसा मिलेगा वो उसके लिए इनकम हो गई। बट यहाँ पर हमें कोई इंडिविजुअल को नहीं देखना, हमें बिजनेस को देखना। बिजनेस की इनकम कब होगी, जब वो प्रोवाइड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, अपना गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचेगा तो उसकी इनकम होगी। और थ्रू इन्वेस्टिंग कैपिटल, और वो अपनी कैपिटल कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां उससे रिटर्न मिलेगा, तो उसको भी हम इनकम ही बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट वर्ड टर्म इज क्रेडिटर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस वर्ड क्रेडिटर मीन। तो अगेन यहाँ पर एक फर्म है और सप्लायर है। सप्लायर कौन होता है, जो फर्म को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो ये जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सप्लायर फर्म को, इसके बदले फर्म को उसे क्या देनी पड़ती है, पेमेंट। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए ये जो फर्म है इस सप्लायर से बोल रही है कि हम पेमेंट आपको बाद में देंगे, पेमेंट विल बी गिवन लेटर। यानी कि हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया, कंपनी ने रॉ मटेरियल तो खरीद लिया, लेकिन उसकी पेमेंट सप्लायर को बोला कि हम बाद में देंगे। तो यहाँ पर हमें कंपनी की तरह सोचना है। मैंने बार बार बोला था सेपरेट लीगल एंटिटी में भी हमें कंपनी की तरह सोचना। तो कंपनी के लिए सप्लायर क्या हो जाता है, क्रेडिटर। तो ये जो सप्लायर है ये क्रेडिटर है फॉर कंपनी। क्रेडिटर क्यों नाम दिया, क्योंकि ये कंपनी को क्रेडिट दे रहा, लोन दे रहा एक तरीके से।
क्योंकि कंपनी जो सप्लायर है उसने कंपनी को रॉ मटेरियल दिया लेकिन कंपनी ने अभी तक पेमेंट नहीं दी, तो कंपनी के लिए हमें किसकी तरह सोचना है, कंपनी की तरह। तो कंपनी के लिए सप्लायर क्या हो गया, क्रेडिटर। तो जो भी जिसका भी कंपनी को पैसा देना है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। अच्छा, अगर मैं बात करूं क्रेडिटर और किस कैटेगरी में आएगा, तो क्रेडिटर आएगा लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि कंपनी को इस क्रेडिटर का पैसा देना है। तो अगर किसी का पैसा देना है तो वो किसके अंदर आता है, लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिटर आएगा लायबिलिटी के अंदर। कंपनी के लिए क्रेडिटर कौन होगा, जिसके पैसे कंपनी को देने हैं। So let's have a quick read. A creditor is an entity, person or institution that extends credit by giving another entity permission to borrow money intend to be repaid in the future. Simply, कंपनी को जिसका भी पैसा देना है, कंपनी ने जिससे पैसे बोरो किया होगा, वो पर्सन जिससे पैसे बोरो किया होगा, जिसका पैसा देना है कंपनी को, वो पर्सन हो जाएगा क्रेडिटर कंपनी के लिए। कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से सोचना है, बार बार बोल रहा हूं। अगला टर्म है डेप्टर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डेप्टर कौन होते हैं। तो यहाँ अगेन एक फर्म है और इस फर्म ने प्रोडक्ट सोल्ड किया कस्टमर को। तो इस फर्म ने जब प्रोडक्ट सोल्ड किया कस्टमर को, तो कस्टमर को बदले में उसे पेमेंट देनी थी, लेकिन इस कस्टमर ने पेमेंट नहीं दी। इस कस्टमर ने बोला कि हम आपको पेमेंट बाद में देंगे, यानी कि फर्म को पेमेंट नहीं मिली, फर्म को पेमेंट अब बाद में मिलेगी, लेकिन फर्म ने प्रोडक्ट सोल्ड कर दिया। तो यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्म ने लोन दे दिया है कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया लेकिन कस्टमर को अभी पैसे रिटर्न करने हैं, देने हैं पैसे। तो यहाँ पर अगेन हमें सोचना है कंपनी की तरफ से। कंपनी की तरह से अगर सोचेंगे तो ये जो कस्टमर है वो कंपनी के लिए डेप्टर हो जाते हैं, डेप्टर फॉर कंपनी। डेप्टर वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि इन लोगों ने एक तरीके से लोन लिया है कंपनी से और इन्हें ये पैसा वापस करना है, तो ये डेप्टर हो जाते हैं। तो इसीलिए कंपनी के लिए ऐसे लोग डेप्टर हो जाएंगे जिनको कि कंपनी को पैसा देना, तो कंपनी को पैसा वापस देना है, तो ये डेप्टर होगा। और डेप्टर जो होते हैं वो एसेट में आएंगे, लायबिलिटी में नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को किसी से पैसा लेना है अपना, ठीक है, कंपनी को किसी को देना नहीं है, कंपनी को अपना पैसा वापस लेना है किसी और से। तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे डेप्टर, और डेप्टर हमेशा एसेट्स होते हैं, याद रखिए। तो ये अंतर है डेप्टर और क्रेडिटर में, और इसमें हमेशा कंपनी की तरह सोचना है, क्योंकि अगर आप कस्टमर की तरफ से सोचोगे तो कस्टमर के लिए तो यहाँ पर ये जो कंपनी है वो एक क्रेडिटर हो जाती है, इसीलिए हमें कंपनी की तरह से सोचना है, कंपनी के लिए कौन डेप्टर है कौन क्रेडिटर है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बैड डेप्ट। तो व्हाट डज दिस वर्ड बैड डेप्ट मीन। तो यहाँ पर हम अपना वही पुराना एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर फर्म ने प्रोडक्ट सोल्ड किया कस्टमर को, कस्टमर ने बोला हम पेमेंट देंगे बाद में, कस्टमर बन गए डेप्टर फॉर कंपनी। कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से सोचना तो कंपनी के लिए तो ये डेप्टर बन गए कस्टमर्स। अब मान लीजिए पेमेंट इनने दी नहीं थी, इनने बोला था हम बाद में देंगे, लेकिन एक बीच इनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें ये कस्टमर डेड हो गया। तो जब ये कस्टमर डेड हो गया, ये मर गया, तो अब ये पेमेंट क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि अब कंपनी पेमेंट किसी से नहीं ले सकती। कंपनी का जो कस्टमर था वो मर गया, तो वो अब पेमेंट नहीं दे सकता। तो ये जो होता है ये फर्म के लिए नुकसान हो जाता है, और इसी नुकसान को हम बोलते हैं बैड डेप्ट। और बैड डेप्ट एक एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए, हमने पीछे पढ़ा एक्सपेंस क्या होता है, तो ये जो बैड डेप्ट है ये भी एक एक्सपेंस ही होता है कंपनी के लिए। तो यहाँ पर ये एक बैड डेप्ट हो जाता है। पहले ये डेप्टर पैसे देने वाले थे, मान लीजिए ये कस्टमर को 10,000 रुपए देने थे, लेकिन अब जब ये मर गया या फिर मान लीजिए ये फ्रॉड करके भाग गया, तो अब ये हमारे 10,000 डूब गए, अब ये पेमेंट नहीं आएगी, फेल हो गई ये पेमेंट। तो इसको हम अब बैड डेप्ट लिखेंगे, और बैड डेप्ट किधर आएगा, एक्सपेंसेस में आएगा। तो बैड डेप्ट एक्सपेंस के अंदर आता है, इसको बैड डेप्ट बोलते हैं। तो लेट्स हैव अ क्विक रीड। A bad debt is a receivable
दैट इज नाउ इररिकवरेबल फ्रॉम दैट पर्सन, यानी कि जो पैसा रिसीवेबल मिलना चाहिए था लेकिन अब किसी वजह से इररिकवरेबल नहीं मिलेगा, हु वाज सपोज टू पे द सेम। द रीजन फॉर नॉन पेमेंट बाय द डेप्टर इज दैट आइदर दे गो बैंक करप्ट यानी कि वो उनका पैसा हर जगह से डूब गया, वो रोड पे आ गए, कंगाल हो गए, हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और कलेक्शन बाय द क्रेडिटर ड्यू टू वेरियस रीजन इज नॉट पॉसिबल। तो या तो क्रेडिटर कंपनी किसी वजह से अपना पैसा वापस नहीं ले पा रही है, बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। नाउ लास्ट में मैं इन तीन वर्ड के बीच का डिफरेंस बताना चाहता हूँ, बिकॉज ये तीन टर्म्स हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला टर्म है रेवेन्यू, दूसरा है इनकम, तीसरा है प्रॉफिट। एक बार में सुनने में ये तीनों एक जैसे लगते हैं बट डिफरेंस है। रेवेन्यू मतलब होता है कि जो भी टोटल पैसा रिसीव हुआ है कंपनी को, जैसे कंपनी ने प्रोडक्ट कोई भी गुड सोल्ड किया, प्रोडक्ट सोल्ड किया, उसको सोल्ड करने पे जो टोटल पैसा कंपनी के पास आता है, टोटल मनी जो आता है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल वॉज सोल्ड फॉर ₹10,000, तो 10,000 में जो मोबाइल बेचा गया, ये 10,000 क्या हो गए, रेवेन्यू हो गए। लेकिन ये जो 10,000 रुपए कंपनी के पास आए, क्या ये कंपनी की कमाई हो सकती है? नहीं, क्योंकि ये 10,000 रुपए तो कंपनी के पास आ गए, लेकिन पीछे इस मोबाइल को बनाने के लिए कंपनी का कुछ कॉस्ट लगा है, कुछ खर्चा लगा है, तो वो सब भी हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कि जो पैसा फर्म के पास आया 10,000 मोबाइल बेच के, लेकिन इसमें कंपनी का कितना एक्सपेंस लगा, कितनी कॉस्ट लगी, तो वो 6,000 था। तो अब इस 10,000 में से 6,000 माइनस किया, तो अब जाके ये जो 4,000 आया, ये कंपनी क्या हो गई, इनकम हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होगा, ये जो इनकम है इसको हम प्रॉफिट भी तो बोल सकते थे, ये 4,000 इनकम को हम प्रॉफिट भी तो बोल सकते हैं। तो यस, हम इस 4,000 इनकम को प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। इनकम और प्रॉफिट जो होते हैं वो सिनोनिम्स ही होते हैं। बस एक बेसिक और छोटा डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो वो ये है, इनकम हर जगह यूज होता है, छोटी सी छोटी यूज में, सब प्रोडक्ट वगैरह हर जगह यूज होगा इनकम। लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो हम पूरा एक प्रॉपरली पूरे साल का निकालते हैं कि पूरे साल इतना एक्सपेंस ये करने पे लास्ट में हमें इतना प्रॉफिट हुआ। लेकिन इनकम हम छोटी सी छोटी, साल में जितनी ट्रांजेक्शन हुई सब जगह हम अपनी इनकम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट को हम लास्ट में प्रॉपर पूरे साल का हम एक साथ निकालते हैं। हालांकि आप जब अकाउंट्स पढ़ोगे तो आप प्रॉफिट और इनकम में कोई ऐसा मेन डिफरेंस। तो आई होप आपको ये कुछ बेसिक टर्म्स समझ में आ गए होंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स में टर्म्स हैं, ये तो बहुत कम टर्म्स हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बेसिक टर्म है जिनको आप फ्यूचर में हर जगह यूज करते रहोगे। और इसको अगर आप क्लियरली अपने माइंड में रख लोगे, आप ये सारे टर्म्स आपके क्लियर हो गए, तो अब जितने भी टर्म्स आप पढ़ते रहोगे बीच बीच में चैप्टर के साथ, आपको उनको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि ये टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 10 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन वो आप चैप्टर के साथ ही सीखोगे, सारे टर्म्स एक जगह नहीं सिखाए जा सकते, और वो टर्म्स अब आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इसके आगे भी क्लासेस डालूंगा, तो आप जितने आपके साथ वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।